Now I am going to tell you the types of automation systems in the industry. अब there are three basic types of automation system. अब इसमें जो सबसे बेसिक वाला है वो सबसे पहले परमानेंट और फिक्स्ड ऑटोमेशन, यानी एक तो मैनुअल है, मैनुअल से हट के आप कौन कौन से ऑटोमेशन सिस्टम आप अप्लाई कर सकते हैं। अब परमानेंट और फिक्स्ड ऑटोमेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये फिक्स टास्क के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कि दिस कंट्रोल सिस्टम इज डिज़ाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, यानी आपने डेडिकेट कर दिया है और उससे आप सिंपल एक प्रोडक्ट है वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका जो जितने भी फंक्शन है वो आपने ऑटोमेट कर दिए। और ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप हाई अमाउंट यानी बल्क क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो वहाँ पे आप फिक्स ऑटोमेशन को यूज़ करते हैं, इसलिए कि वहाँ प्रोडक्ट वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और सिंपल एक ही प्रोडक्ट है। और जैसे मेडिसिन आपने बनानी है, इसी तरह से जो शीट मेटल पार्ट्स में सबसे ज़्यादा जो बल्क क्वांटिटी में चाहिए होती है वो इंक पेन की निब है, वो आप बल्क क्वांटिटी में बना सकते हैं, तो इसलिए फिक्स्ड ऑटोमेशन आप अप्लाई करते हैं। फंक्शंस ऑफ कंट्रोल सर्किट इज़ फिक्स्ड एंड परमानेंट, यानी इसमें जो प्रोग्राम होगा या जो भी है वो फिक्स्ड होगा, ठीक है, आप उसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। सिमिलरली वो कोई मैकेनिकल स्ट्रक्चर बेस्ड भी ऑटोमेशन सिस्टम हो सकता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल जो डोर है आपका, उसमें आप एक रिस्टोरिंग मैकेनिकल आर्म लगाते हैं कि डोर किसी ने भी ओपन किया तो वो ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाए। तो उस आर्म का काम क्या होता है कि उसने डोर को क्लोज करना है, बस वो फिक्स है और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, कोई मैनुअल एफर्ट नहीं है, ह्यूमन एफर्ट नहीं है उसमें, कोई मैनुअली आप नहीं कर रहे। तो ये सब परमानेंट और फिक्स ऑटोमेशन के अंदर आती है। कोई कंट्रोल स्विच बोर्ड सर्किट, आपने दो स्विचेस से आपने एक लाइट है उसको मतलब उसकी वायरिंग कर दी और लाइट्स जो है वो ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड ऑटोमेशन है, ठीक है। वो स्विच आप ऑन करते हैं और वो ऑन हो जाता है, उसमें मैनुअली जो है आपकी एफर्ट लगती है, मगर वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो फिक्स्ड, उसमें आपने ऑटोमेशन करी है। अगर आप मैकेनिकल स्विच की जगह पे जो मैनुअली ऑपरेट हो रहा है उसको आपने उसमें जो रीड स्विचेस हैं या जो मैकेनिकल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं, तो वो आपने लगा दिया किसी डोर पर कहीं मूवमेंट पे, तो कोई भी बंदा चलता हुआ आएगा या कोई भी डिटेक्शन होगी तो वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, तो वो फिक्स्ड ऑटोमेशन होगी। इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड इफ यू वांट टू डू अदर टास्क अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग टास्क। जो परमानेंट और फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर हार्ड वायर्ड लॉजिक भी आती है, जैसे रिले बेस्ड लॉजिक है, अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर दी तो ये सबसे अच्छी एग्जांपल है फिक्स्ड ऑटोमेशन की, कि रिले की जो वायरिंग डायग्राम है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर आपने 50 रिलेज लगा दिए और डबल पोल डबल थ्रू या फोर पोल और डबल थ्रू के आपने रिलेज लगा दिए, तो वो बहुत बड़ा पैनल बन जाएगा। और एक तो उसको डायग्नोस करना आसान काम नहीं है, सेकेंडली अगर आप कोई टास्क उसमें चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इट इट इज़ नॉट दैट इजी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो सेकंड ऑटोमेशन की टाइप है वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है। और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है दैट कैन परफॉर्म सेवरल टास्क, यानी अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है कि आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है, तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कोई भी कंट्रोलिंग डिवाइस जैसे प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी बेस्ड हो सकते हैं, और पीएलसी बेस्ड या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड। तो पीएलसी बेस्ड में आपने अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने परफॉर्म करानी है, यानी डिफरेंट टास्क, तो हर टास्क के लिए, हर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए प्रोग्राम आपको नया इसमें लोड करना पड़ेगा। और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक एक टास्क परफॉर्म नहीं हो जाता दूसरा प्रोग्राम आप उसमें अपलोड नहीं कर सकते, यानी ऑनलाइन प्रोग्रामिंग भी इसमें ऑप्शन नहीं होता है, जब तक ये पीएलसी रनिंग मोड में है और अपना टास्क परफॉर्म करिए तो आप उस पर दूसरा प्रोग्राम अपलोड नहीं कर सकते। तो इसमें ये थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम आ जाती है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर, कि एक जॉब जब कंप्लीट होता है दूसरा जॉब अपलोड करने के लिए आपको प्रोग्राम चेंज करना है, तो उसमें आपके पास जो है वो
टाइम डिलेड आ जाता है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो वॉल्यूम है, प्रोडक्शन वॉल्यूम, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसका कम होता है, सबसे कम होता है। फंक्शन ऑफ कंट्रोल सर्किट प्रोग्राम बाय द यूज़र एंड कैन बी मॉडिफाइड, यानी जितने भी फंक्शंस हैं वो आप प्रोग्राम के थ्रू चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत है। Similarly, when the task to be performed by the machine changes only need to be done by making modifications to the machine control program, यानी एज कम्पेयर टू फिक्स ऑटोमेशन, वहाँ पे हार्डवेयर प्रोग्रामिंग है, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। मॉडिफिकेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर मॉडिफिकेशन आसान होती है, क्योंकि आप एक यूनिवर्सल सा हार्डवेयर जो है वो कंप्लीट डिज़ाइन कर लेते हैं। जस्ट यू हैव टू चेंज दी प्रोग्राम और द टास्क विल बी चेंज। तो इस तरह से आप जो चेंजेस है वो आसान होती है प्रोग्रामिंग में, सॉफ्टवेयर में, एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल वायर चेंजेस, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो लो होता है, बट वैरायटी इज़ हाई। अगर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनानी है एक मशीन पर, प्रोडक्ट वैरायटी अगर आपने बढ़ा दी है, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम डेफिनेटली कम हो जाएगा, आप मास प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अब जो थर्ड टाइप है ऑटोमेशन की, वो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है प्रोग्रामेबल का। इसमें हम करते क्या हैं, ये वही प्रोग्रामिंग डिवाइस लगी होती है इसमें, हम लोग जो प्रोग्राम मतलब जो प्रोडक्ट वैरायटी है उसको लिमिट कर देते हैं। कि जैसे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर अगर हमने 15 to 20 प्रोडक्ट्स जनरेट करनी है डिफरेंट, तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर हम लिमिट करेंगे जो प्रोडक्ट वैरायटी है, जैसे अप टू 5 प्रोडक्ट्स, हम उसको जो है क्या कहते हैं, फिक्स कर देंगे, और उन सब के जो प्रोग्राम्स या तो हम अपलोड कर देंगे और सीक्वेंस में और कंडीशन लगा देंगे, और या फिर, और इसी तरह जो उसकी प्रोडक्शन क्वांटिटी है, क्योंकि 5 प्रोडक्ट्स की जो वॉल्यूम होगा वो एज़ कम्पेयर टू 20 प्रोडक्ट्स, अगर एक ही मशीन पे आप 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन का जो प्रोडक्ट वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा। इसकी मैं एग्जांपल आगे बताऊंगा। इट इज़ यूज टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का जो ड्रॉबैक है वो क्या है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कि जब तक एक टास्क परफॉर्म हो रहा है तो दूसरा टास्क परफॉर्म करने के लिए आप उसमें ना तो प्रोग्राम डाल सकते हैं, और ऑनलाइन जो है वो ऑन सर्किट बोर्ड प्रोग्रामिंग अलाउ नहीं होती पीएलसी के अंदर। द रीप्रोग्रामिंग ऑफ द इक्विपमेंट इन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज़ डन ऑफलाइन। अब ऑफलाइन से मुराद ये है कि आप जो कंट्रोल यूनिट है मशीन का, उस कंट्रोल रिमोट के थ्रू आप प्रोग्राम नहीं कर रहे, आप एक पर्सनल पीसी पर आप उसका प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर एक ऑप्शन ये होता है कि आप ऑनलाइन, यानी अगर मशीन वर्क कर रही है, जैसे सीएनसी मशीन है, तो उसका दूसरा प्रोग्राम भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसलिए कि 3 to 4 प्रोग्राम्स जो है वो डाले जा सकते हैं। अगर आप 20 to 50 प्रोडक्ट्स का प्रोग्राम एक साथ आप नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, और आपको बार बार जो है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर ये प्रॉब्लम है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर टाइम कम लगता है, इसलिए कि प्रोडक्ट्स कम होती हैं, बट वेराइटी होती है मगर कम होती है, लिमिटेड होती है, और प्रोडक्शन वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोडक्ट वेराइटी इज़ लिमिटेड बट प्रोडक्शन वॉल्यूम इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू दी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। अब ये सिंपल एक चार्ट है, इसको आप देखें कि इसमें ये वर्टिकल जो वाई एक्सिस है, इसमें प्रोडक्ट वेराइटी है, कि डिफरेंट वेराइटी यानी डिफरेंट काइंड्स की प्रोडक्ट्स आपने अगर जनरेट करनी है, और अगर वो हाई है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन प्रोडक्शन वेराइटी उसकी हाई होती है। मगर ऑन दी अदर एंड आप देखें प्रोडक्ट वॉल्यूम ऑन दी एक्स एक्सिस है, यानी पार्ट्स पर ईयर, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो सबसे लो होता है किसका, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का। ठीक है, इसी तरह से मैनुअल मेथड है। मैनुअल मेथड तो बिल्कुल ही, यानी ह्यूमन अगर उसको बना रहे हैं, लेबर आपने लगाई हुई है, तो ना तो उसकी प्रोडक्ट वैरायटी हाई होगी और ना ही उसकी जो प्रोडक्ट वॉल्यूम है
प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो हाई होगी, वो दोनों ही कम होंगी, ठीक है। इसलिए कि इसमें वेयर एंड टेयर और एरर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन जो है वो मिड में आता है फिक्स्ड ऑटोमेशन और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के दरमियान। यानी आप अगर ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स जनरेट करना चाहते हैं, तो देर इज़ अ ट्रेड ऑफ के अगर आप एक चीज़ को हाई करेंगे दूसरी चीज़ कम हो जाएगी, एक को दूसरी को हाई करेंगे तो पहली चीज़ कम हो जाएगी। जैसे फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर अगर आप देखें कि जो प्रोडक्ट वेराइटी है वो कम होती है। फिक्स्ड ऑटोमेशन में स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्ट बनेगी, मगर मास प्रोडक्शन होती है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन आप वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स डिमांड्स आपकी डिफरेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जो है वो 4 से 5 प्रोडक्ट्स जो है वो एक मशीन के लिए फ़िक्स कर देते हैं, और उसकी जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है वो आप इतना अचीव करते हैं जितनी आपको ज़रूरत है। तो आपको नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन बढ़ाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे ये मसला है। नंबर ऑफ़ वर्क स्टेशन आपको बढ़ाने पड़ जाएंगे फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में। अब ये आप, अगर आपके पास बजट है तो आप फिर फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में जाएंगे, अगर बजट नहीं है तो फिक्स्ड ऑटोमेशन पे जाएंगे, ताकि अगर मास प्रोडक्शन करनी है तो, और ये सस्ता भी पड़ता है, इकोनॉमिकल सोल्यूशन है। और अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने जनरेट करनी है तो डेफिनेटली आपके पास प्रोडक्शन वॉल्यूम तो कम होगा, और आप एक मशीन से वो आप जनरेट कर सकते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। जो फिक्स्ड ऑटोमेशन है वो मतलब आपने एक लॉजिक बना दी कि दोनों स्विचेस जब तक ऑन नहीं होंगे उस वक्त तक ये लैम्प ऑन नहीं होगा, तो ये फिक्स्ड ऑटोमेशन है। ये आप एक ही टास्क कर सकते हैं। अगर आपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने हैं तो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग लॉजिक आपको चेंज करना होगी। और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, ये एक पीएलसी की एग्जांपल है। ये लैडर लॉजिक प्रोग्राम है जो कि इस पीएलसी की मेमोरी में होगा, प्रोग्राम मेमोरी में, और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से इसके दोनों स्विचेस कनेक्ट हैं, और लैम्प इसके आउटपुट पे कनेक्टेड है। और ये लैडर लॉजिक प्रोग्राम है, और ये स्टेटमेंट लिस्ट प्रोग्राम है, जो कि इसका मतलब ये है कि लोड करना है आपने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, और एंड करना है इस कॉन्टैक्ट के साथ, और आउटपुट जो है वो इसको ऑपरेट करेगा, इस लॉजिक को। तो इन दोनों स्विचेस का अगर आपने, इनका काम सिर्फ सिग्नल देना है। आप ये चाहते हैं कि S1 से लैंप ऑन हो जाए तो आप तब भी वो प्रोग्राम चेंज करें और वो ऑन हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं दोनों में से कोई भी एक ऑपरेट हो, उस वक्त लैंप ऑन हो जाए तो तब भी हो जाएगा। तो हर टास्क के लिए आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा बार बार। और आप ये चाहते हैं कि दोनों स्विचेस जो है वो एक साथ आपने प्रेस करना है एट अ टाइम, एंड लॉजिक परफॉर्म करनी है, तो वो टास्क भी परफॉर्म हो जाएगा और प्रोग्राम हो जाएगी ये पीएलसी। तो हर दफ़ा आपको नया टास्क जो है वो जो भी करना है तो उसके लिए आप प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। और अगर एक ही पीएलसी बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम लगा है और आपने बार बार प्रोग्राम चेंज करना है तो उसमें टाइम लगता है बहुत। ऑनलाइन, यानी अगर पीएलसी रन कर रही है तो रनिंग मोड के अंदर आप प्रोग्राम नहीं कर सकते उसे। अब ये फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाई है यहाँ पे, ये जो एग्जांपल है ये सीएनसी मशीनिंग सेंटर की है, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल एडवांस सीएनसी मशीन्स। इनमें जो ऑटोमेशन सिस्टम है वो बहुत ही हाईली एडवांस होता है, बहुत महंगी मशीन्स होती हैं ये। और ये एक ऐसी एग्जांपल मैंने आपको बताई है जो कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर भी आती है और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर भी आती है। यानी अगर आप एक सीएनसी मशीन पे 50 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं पर मंथ, तो आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। और एक ही मशीन से आप 50 अगर काम लेना चाहते हैं डिफरेंट काइंड के, तो आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम कम हो जाएगा, और क्या कहते हैं, डिफरेंट वैरायटी प्रोडक्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं एक मशीन से। और सीएनसी मशीन के अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप जो है वो कुछ प्रोग्राम्स जो है वो ऑनलाइन जो है वो डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। मगर 50 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो प्रोग्राम्स है वो एक साथ आप अपलोड नहीं कर सकते। तो आपको जब भी टास्क कंप्लीट होगा 2-3 प्रोडक्ट्स का, तो अगली नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के लिए आपको फिर दोबारा प्रोग्राम जो है वो अपलोड करना होगा। फिर जॉब जो मैकेनिकल पार्ट है उसकी लोडिंग और अनलोडिंग, वो भी टाइम लगेगा। तो ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर भी आती है ये वाली एग्जांपल, और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर भी आती है। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर इस तरह से आती है कि आपने 4 से 5 प्रोडक्ट को वो लिमिट कर दी एक मशीन के लिए, और आपके वो बजट अच्छा खासा है तो आपने 8-10 मशीनें लगा ली, और हर मशीन से आप एक या दो या तीन प्रोडक्ट्स का काम ले रहे हैं। तो उसमें प्रोग्राम भी अपलोड हुआ हुआ है, और जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो भी आपने जो इसका बैड एरिया है, यानी बैड एरिया का मतलब है कि इसमें एक्स और वाई एक्सिस की लिमिट्स कितनी हैं और इसमें कितना बड़ा जो जॉब है वो आप अपलोड कर सकते हैं।
तो ये जो है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर आती है ये टाइप, और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर भी आती है। यानी अगर आपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट वेराइटी जो है वो अगर फिक्स कर दी है, यानी कम कर दिया, लिमिट कर दी है, और प्रोडक्शन वॉल्यूम आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको नंबर ऑफ सीएनसी मशीन्स बढ़ाना पड़ेंगी, तो ये फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और मास प्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं अगर आप मल्टीपल वर्क स्टेशंस अचीव कर लें, मगर वो बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि ये मिलियन ऑफ रुपीज़ में काफ़ी एक्सपेंसिव है सीएनसी मशीन्स। अब आई एम डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम बेस्ड ऑन सप्लाई, यानी कितनी टाइप्स के जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, अब हम उसको देख रहे हैं। पहले हमने ऑटोमेशन की एग्जांपल देखी, अब कंट्रोल सिस्टम्स बेस्ड ऑन दी सप्लाई या सोर्स, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो नोमैटिक कंट्रोल सिस्टम है। नोमैटिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर, नोमैटिक कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम दैट यूजेस कंप्रेस्ड एयर टू प्रोड्यूस पावर एनर्जी टू परफॉर्म एनी टास्क। नोमैटिक जो है वो एयर सोर्स, कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करता है एज अ सोर्स, और उससे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ मूव कराना है, लीनियर मूवमेंट करानी है, या रोटेशन करानी है, वो दोनों टास्क परफॉर्म कर सकता है ये नोमैटिक सिस्टम। नोमैटिक सिस्टम्स की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, इसलिए कि अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम से इसको कंपेयर करें तो ये इकोनॉमिकल है, और सेफ़र टू यूज़ है। और तो इसलिए आपको फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर, पेट्रोकेमिकल एंड इंडस्ट्रियल इन्वॉल्व, रोबोटिक्स, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ पे डिफरेंट शीट मेटल पार्ट्स प्रोडक्ट्स बनाई जा रही होती हैं, तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। अब ये डिपेंड करता है कि जो नोमैटिक कंट्रोल सिस्टम है, अगर आपने लो स्केल प्रोडक्ट्स बनानी है तो उसके लिए आप नोमैटिक्स यूज़ करते हैं, अगर हैवी स्केल है तो उसके लिए फिर आपको शिफ्ट करना पड़ता है हाइड्रोलिक सिस्टम पे। नोमैटिक जो कंट्रोल सिस्टम है उसके साथ एक प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसमें नॉइज़ बहुत होती है, क्योंकि कंप्रेसर जब चलता है तो शोर बहुत मचाता है। तो उसके लिए वो जो कंप्रेसर हैं उनकी जगह जो है वो स्पेसिफिक ऐसी जगह बनानी होती है जहाँ उसकी नॉइज़ जो है वो डिस्टर्ब ना करे बाकी लोगों को। अब नोमैटिक सिस्टम्स के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी लिस्ट है, उसको देखते हैं। कंप्रेस्ड एयर है वो सोर्स के लिए इस्तेमाल होती है, वो लाजमी चाहिए। कंट्रोल वॉल्व्स, सर्वो और सोलोनॉइड होते हैं। कंट्रोल वॉल्व इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि जो न्यूमेटिक पिस्टन लगाएं तो उसको सोर्स सप्लाई करने के लिए। अब सोलोनॉइड का मतलब ये है कि उसके अंदर फिक्स दो पोजीशन होंगी, या तो टू एंड फ्रो मोशन, ऑन और ऑफ। जबकि जो सर्वो वॉल्व्स वहाँ पे एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनमें सर्वो मोटर लगी होती है, और सर्वो वॉल्व वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट पोजीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। पिस्टन को आपने मतलब फिक्स पोजीशन के साथ साथ या कंटिन्यूस छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपने मूव कराना है, मीडियम पोजीशन पर आपने रोकना है, या क्वार्टर पोजीशन पे रोकना है, तो इसके लिए आप सर्वो वॉल्व यूज़ करते हैं। कनेक्टिंग ट्यूब, ये ट्यूब्स का काम ये होता है कि जो आपका मैनीफोल्ड जो कंप्रेसर से आ रहा है, जो लाइन है, सोर्स है, वो डिफरेंट पिस्टन्स को कनेक्शन करने के लिए कनेक्टिंग ट्यूब से इस्तेमाल होती हैं। ट्रांसड्यूसर जो है वो सिलेंडर और पिस्टन हो सकते हैं आपके, राउंड शेप में, या लीनियर स्लाइड, या रोटरी। ये तीन टाइप्स के होते हैं। ये जो है ये एक्चुएट करते हैं इन केस ऑफ सोर्स, जैसे इनको अप्लाई करते हैं आप सोर्स तो ये ऑपरेट करते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, और पीएलसी बेस्ड ऑटोमेशन भी इनकी होती है ऑटोमेटिकली। ये पिक्चर्स हैं उन कंपोनेंट्स की जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे कनेक्टिंग ट्यूब्स हैं ये। ये नोमैटिक पिस्टन्स की तस्वीर आपको नज़र आ रही है। ये सिंपल राउंड शेप में, और ये लीनियर मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से ये भी लीनियर मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और रोटरी नोमैटिक पिस्टन्स भी होते हैं जो कि रोटेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप कुछ रोटेशन परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। नाउ आई एम डिस्कसिंग दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ नोमैटिक कंट्रोल सिस्टम। अब न्यूमेटिक जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें फ़िल्टर सबसे पहले लगाना होता है, एयर फ़िल्टर, क्योंकि एनवायरनमेंट से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको आपने फ़िल्टर आउट करके फिर एयर को यूज़ करना है। कंप्रेसर जो है उसमें रेजरवायर भी होगा और कंप्रेसर भी लगा होगा जो कंप्रेस करेगा एयर को, और
स्टोर करेगा टैंक के अंदर, और वहाँ से कंट्रोल वॉल्व्स को कनेक्शन जाता है, जो कंट्रोल वॉल्व्स मैनुअली या पीएलसी के थ्रू ऑपरेट होते हैं, और कंट्रोल वॉल्व जो है वो सोर्स प्रोवाइड करते हैं कनेक्शन ट्यूब के थ्रू न्यूमेटिक पिस्टन्स को, जो ट्रांसड्यूसर्स हैं, जो एक्चुएट करना है जिन्होंने, ठीक है। और वो ऑपरेट होके जो एयर है वो रिलीज हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर वापस से, ठीक है। तो ये कंप्लीट न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम था जो मैंने आपको बताया है। अब हम हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम है उसको देखेंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। Hydraulic control system is a system that uses fluid to generate power energy। अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे कि हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए आपको ऑयल लेना है जो एज अ सोर्स इस्तेमाल होगा, तो आप हाइड्रोलिक ऑयल बोलते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो एज अ सोर्स इस्तेमाल होता है। लिक्विड जितनी भी हैं, लिक्विड का जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो स्कैटर्ड होते हैं और उनको बड़ा एरिया चाहिए होता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कम जगह में आपको ज़्यादा पावर फोर्स रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म सम वर्क। अब मगर जो कॉस्ट है वो 4 to 5 टाइम्स और समटाइम्स 10 टाइम्स भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नोमैटिक सिस्टम। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनकी इंस्टॉलेशन आसान नहीं है। और इसमें अगर जो ऑयल की जो लाइंस हैं अगर वो डैमेज हो जाएं तो पोल्यूशन, और वो गर्म ऑयल होता है तो वो मतलब काफ़ी डेंजरस हो सकती है वो सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखकर उसकी चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दी न्यूमेटिक सिस्टम। अब हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो ब्रेकिंग में इस्तेमाल होते हैं, कार जैक सेटेलाइट, इनकी बहुत ज़्यादा वास्ट एप्लीकेशन है। जो क्रेन्स में आप देखेंगे तो वो न्यूमेटिक नहीं होता, वहाँ पे हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। इसी तरह स्पेस शटल सैटेलाइट्स वहाँ पे डिसमेंटल होना है, और पेलोड ऑफ यानी जो शटल है वो अपने मिज़ाइल से उससे जो रॉकेट उसको लेकर जाता है उससे डिसमेंटल होती है। तो वो ये सारा जो वर्किंग फिनोमेना है ये हाइड्रोलिक्स से परफॉर्म किया जाता है, इसलिए कि इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है कम एरिया में। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो एज अ फ्लूइड यूज़ होता है। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं हाइड्रोलिक ऑयल के कि कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम रिक्वायर्स हाइड्रोलिक फ्लूइड फॉर सप्लाई, ये एज अ सोर्स इस्तेमाल होगा। पिस्टन पंप लाजमी चाहिए जो कि इसको पंप करेगा ऑयल को। कंट्रोल वॉल्व वही सर्वो या सोलोनाइड वॉल्व होते हैं और ये एक्सपेंसिव होते हैं, यानी इन तमाम कंपोनेंट्स की जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूमेटिक्स। सिलेंडर और पिस्टन्स भी रिक्वायर्ड है इसमें, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स। कनेक्टिंग ट्यूब जो है वो हाइड्रोलिक के लिए वो स्पेसिफिक होती हैं जो कि इतनी ज़्यादा फोर्स को बर्दाश्त कर सकें, तो वो शील्ड प्रोटेक्टेड होती हैं। और हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम को मैनुअली और पीएलसी के थ्रू ऑटोमेटिकली भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये हाइड्रोलिक पंप है और ये कनेक्टिंग ट्यूब्स हैं जो कि हाइड्रोलिक ऑयल का कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं पिस्टन से, और जो आपका पंप है और दरमियान में प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व लगा होगा जिसका काम सारा रिटर्न ऑयल को रिटर्न करना और प्रेशर को मेंटेन करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो कनेक्टिंग जो ट्यूब्स हैं इनकी जो एक्सटर्नल जो इंसुलेटेड बॉडी है वो बहुत ज़्यादा टफ मटेरियल से बनाई गई है, बहुत ही। और इनके अंदर जो है वो मेटालिक वायर्स का जो है वो जाल बिछाया हुआ और फिर वो ट्यूब लगाई है ताकि जो इसका जो फोर्स है वो बर्दाश्त कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीएसआई प्रेशर होता है। सॉरी, जो पीएसआई प्रेशर है वो तो एयर प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है। लिक्विड्स के लिए लीटर पर मिनट्स के 1 मिनट में कितना लीटर जो है ये पिस्टन पंप करता है। तो ये इसकी फ़ोर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी फ़ोर्स आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके हिसाब से जो है वो लीटर्स पर मिनट या गैलन पर मिनट जो है वो आगे यूज़ होते हैं इसके यूनिट्स। अब हाइड्रोलिक सिस्टम की जो स्कीमेटिक या ब्लॉक डायग्राम है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेटिक सिस्टम। तो इसको थोड़ा सा मतलब तवज्जो से इसको समझना होगा आप लोगों को कि जो सबसे पहले हाइड्रोलिक ऑयल है उसका एक रेजरवायर चाहिए, इसलिए कि वो ऑयल काफ़ी महंगा एक्सपेंसिव होता है, उसको आप बार बार रिसाइकिल करते हैं।
तो उसमें सबसे पहले फ़िल्टर लगा होता है, कोई फ़िल्टर लाजमी लगाना है। ऐसा ना हो कि इतने हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर में कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए, कोई मेटालिक शार्प पार्टिकल, और उसमें जाके वो लाइंस को डैमेज कर दे। तो हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ, हाइड्रोलिक पंप जो है वो उसको आगे की तरफ मूव करेगा। और प्रेशर रेगुलेटर लगेगा। प्रेशर रेगुलेटर के दो तीन काम है कि प्रेशर रेगुलेटर, एक तो वो प्रेशर जो है वो डिवाइड कर देता है कि कितना प्रेशर आपको आगे चाहिए, तो उस हिसाब से आप ये प्रेशर जो है वो रेगुलेट कर देते हैं, कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। फिर इसके अलावा इसका काम जो है वो रिलीफ वॉल्व का भी होता है। रिलीफ वॉल्व वो वॉल्व होता है कि अगर कंट्रोल वॉल्व आगे ऑयल को नहीं फेंक पा रहा और वो जाम हो गया, किसी वजह से लॉक हो गया है, तो इसी लाइन से अगर ऑयल जो है वो रिटर्न कर जाए तो वो हाइड्रोलिक पंप को डैमेज कर सकता है। तो रिलीफ वॉल्व या प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व का काम ये होता है कि जो भी रिटर्न में आएगा उसको वो रिलीज़ कर देगा इस एक्सेस फ्लूइड यानी ड्रेन लाइन के थ्रू वापस से फ्लूइड टैंक के अंदर, ताकि हाइड्रोलिक पंप है उसको सेव किया जा सके। इसी तरह से नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब ऑयल कंट्रोल वाल्व में जा रहा होगा और कंट्रोल वाल्व ऑफ कंडीशन में, तो कंट्रोल वाल्व ऑफ पोजीशन पर इस पिस्टन को या तो ए पर रोक कर रखेगा इस, और या बी पोजीशन पर रोक के रखेगा। लेट से ए पोजीशन पर इसने इसको कनेक्ट कर दिया है ऑफ कंडीशन में, अगर कंट्रोल वाल्व ऑफ है और हमने जो है वो ऑन कर दिया है हाइड्रोलिक सिस्टम, तो कंट्रोल वाल्व इनपुट लाइन को बी लाइन से कनेक्ट कर देगा और पिस्टन इस पोजीशन पर जाकर होल्ड हो जाएगा, और ए लाइन को वो ड्रेन लाइन से कनेक्ट कर देगा। कंट्रोल वाल्व के अंदर ये मैकेनिज्म होता है सारा कि ऑफ कंडीशन पे वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या काम करेगा। तो वो ड्रेन लाइन से ड्रेन लाइन या रिटर्न लाइन, और रिटर्न लाइन से वो वापस से फ्लूइड जो है वो टैंक में जाना शुरू हो जाएगा जब तक कंट्रोल वाल्व को सिग्नल नहीं मिलेगा। कंट्रोल वाल्व को सिग्नल आप या तो मैनुअली देते हैं या पीएलसी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू देते हैं। और फिर उसके बाद अगर लेट से आपने इसको ऑन कर दिया, तो अब जो अंदर लाइंस का जो कनेक्शन है, कंट्रोल वाल्व इनपुट लाइन को ए पोजीशन से कनेक्ट कर देगा, और आपका जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड पोजीशन में मूवमेंट शुरू कर देगा, और बी पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो बी से रिटर्न कर जाएगा। तो कंट्रोल वाल्व ऑन कंडीशन में इनपुट लाइन का कनेक्शन ए से कनेक्ट कर देता है, और जो रिटर्न लाइन है उसका कनेक्शन बी से कर देगा। तो ये सारी स्पेक्स जो है वो वॉल्व के ऊपर दी गई होती हैं, और आप उसके हिसाब से जो है वो कनेक्शंस करते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेनेशन है हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम की। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम है, जो आप फेमिलियर हैं इस कंट्रोल सिस्टम से, और ये बहुत ज़्यादा जो है ये यूज़ होता है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम कोई वर्क डन करने के लिए, कोई हैवी काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये नॉर्मली रेजिडेंशियल एरिया में भी आप यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। जबकि न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक सिस्टम जो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, ये इतने एक्सपेंसिव ये घरों में यूज़ नहीं होते। तो डेडिकेटेड फिक्स टास्क के लिए छोटे जो है वो हाइड्रोलिक जैक्स आपको दे दिए जाते हैं, जिसमें आप कार लिफ्टिंग करनी है, टायर चेंज करना है, और इसी तरह जो गाड़ी का जो बैक डोर है वो लिफ्टिंग करनी है। तो वो सारा जो लोड है वो बर्दाश्त कर लेते हैं हाइड्रोलिक जैक्स, और आप लोग जो है वो उसको मैनुअली जो है इजीली उसको ओपन और क्लोज कर लेते हैं। अब इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी वो डीसी सप्लाई या एसी सप्लाई हो सकती है, ये डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन, यानी अप्लाइंसेस कौन सा आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं। नॉर्मली घर में जो है वो एसी यूज़ होती है आजकल जो है। अगर अगर डीसी आपने फ़ैन लगाया है तो आप उसको डीसी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे मोबाइल फ़ोन से उनको चार्ज करना है तो उसके लिए आपको चार्जर मिल जाता है, जो कि जिसका काम होता है कन्वर्ट करना, जो एसी से डीसी वो कन्वर्जन हो जाती है। अब जो कंपोनेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स के एक तो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, डीसी या एसी। इसी तरह से इनपुट एलिमेंट्स, वो स्विचेस हो सकते हैं, सेंसर्स हो सकते हैं, ट्रांसड्यूसर हो सकते हैं, वॉल्व्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब वॉल्व जो है वो आउटपुट डिवाइस है, वॉल्व को मैं इनपुट डिवाइस इसलिए कह रहा हूँ कि जो वॉल्व है उसके साथ फीडबैक कोई सेंसर लगा हो सकता है, और जब वो ऑपरेट होगा तो फीडबैक एलिमेंट के तौर पे वो आपको
जो है वो इनपुट सिग्नल दे देगा, या उसके साथ कोई री स्विच या लिमिट स्विच लगा होगा जो कि फीडबैक दे देगा, तो ये वॉस के अंदर आ जाएगा। आउटपुट एलिमेंट्स में वॉस भी आ जाएंगे, एक्चुएटर्स भी आ जाएंगे, और मोटर्स, लाइट्स और आउटपुट डिवाइसेस हैं वो तमाम आउटपुट एलिमेंट्स में आती हैं। सिमिलरली एक्सटेंशन केबल जो है वो कनेक्शन के लिए, कि आपने जो डेटा है उसको ट्रैवल कराना है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली मीडियन चाहिए, तो बस लाइन बस कहलाती हैं ये। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम की, जिसमें एक स्विच लगा है और स्विच से आप जो है वो लैम्प को कंट्रोल कर रहे हैं। और ये ब्लॉक डायग्राम है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम की पीएलसी के साथ, कि आपने स्विच जो है वो पीएलसी से कंट्रोल कनेक्ट कर दिया है, तो जो भी इनपुट सिग्नल है वो यहाँ जाएगा, और आपको प्रोग्राम इसमें डम करना है, और जो आउटपुट डिवाइस है वो कंट्रोल आप कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है, इसकी जो कंप्लीट मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया है कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम या नोमैटिक हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, और ऑटोमेशन और कंट्रोल के अंदर क्या फ़र्क है। कंट्रोल सिस्टम कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और एक प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए जो कंट्रोलर लगेगा वो कंट्रोल सिस्टम आप लगाते हैं, उसके ये एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन टेबल है, और इसमें न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम को समराइज़ किया गया है, कि इजी इंस्टॉलेशन है, सिंपल डिज़ाइन है न्यूमेटिक सिस्टम की, यूज़ कंप्रेस्ड एयर एज अ सप्लाई सोर्स टू परफॉर्म टास्क। इसमें एक जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ नॉइज़ होती है, जो कंप्रेसर है वो बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो उसके लिए आप लोग वहाँ पे जो है वो साइलेंसर्स और लगाते हैं। ऐसी डिवाइसेस आती हैं जो आप लगा सकते हैं। सिमिलरली उसकी एरिया है, उसको आप ऐसी जगह प्लेस करते हैं जहाँ पे मतलब किसी और को वो मतलब डिस्टर्ब ना करें। हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी असेंबलिंग आसान नहीं है, और इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। एडवांटेज सिंपली ये है कि ये कम एरिया में बहुत ज़्यादा फोर्स सप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोड को ये मूव करा सकते हैं आप इसके थ्रू। अब वो मूवमेंट जो है वो दोनों में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो रोटेशन वाली भी मूवमेंट होती है, रोटरी नोमेटिक सिलेंडर्स और हाइड्रोलिक सिलेंडर्स आते हैं, इसी तरह से लीनियर सिलेंडर्स भी आते हैं दोनों में। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है वो सिंपल है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स यूज़ होगी, और वाइडली यूज्ड इन होम और इंडस्ट्री। तो ये था हमारा इस वीक का लेक्चर, और इस होप कि आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि आप पीएलसी और जो ड्राइव्स हैं। अच्छा, ड्राइव्स का तो मैंने अभी इतना नहीं बताया, क्योंकि ड्राइव जो है वो मोटर है, मोटर को चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए आपको, तो डेफिनेटली उसको भी कंट्रोल करने के लिए पीएलसी लगानी है। तो पीएलसी और जो जितने भी एक्चुएटिंग डिवाइस हैं उनको यूज़ करके आप किस तरह से ऑटोमेट करते हैं, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के अंदर ये कंप्लीट जो एलिमेंट्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं, इसके बगैर ऑटोमेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया था।